नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 7 जनवरी और आज का हम मेंस आंसर राइटिंग करने वाले हैं। टॉपिक ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बट ये करंट का टॉपिक है। करंट का क्यों है भाई? क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे कि बारिश आ रही है लगातार, और सर्दियों में बारिश आखिर होती क्यों क्यों है ना। ये एक मतलब बड़ा क्वेश्चन है। और बड़ा क्वेश्चन क्या, आप अखबारों में इस चीज़ को लेकर पढ़ते भी होंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर भूमध्य सागरीय चक्रवात आ रहे हैं, मेडिटेरेनियन साइक्लोन्स चल रहे हैं, तो उनकी वजह से जो भारत है उसमें सर्दियों में बारिश होती है। वैसे सर्दियों में बारिश दो तरह से होती है, एक तो चक्रवात की वजह से होती है और एक मतलब मानसून की वजह से भी होती है। बट आज हम जो जो उत्तरी पूर्वी भारत में बारिश होती है, उत्तरी उत्तरी भारत में मोस्टली मान के चलो, उत्तरी भारत में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही होती है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही होती है। तो वो ही सारा कारण जानेंगे। ये अगर आप देखना चाहो तो शायद आई थिंक जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 2016 का मेंस था, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। और एक बात कि मेंस में ना कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी, वही पुराने क्वेश्चन चलते रहते हैं। अगर आप 10 सालों के पीछे पेपर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वही क्वेश्चन चलते रहते हैं, बस टेक्निक अपने लिखने की होती है। मैं मतलब हमेशा कहूँगी कि प्री का पेपर हार्ड आता है आरएएस का, मेंस का पेपर हार्ड नहीं आता है। लेकिन जो पेपर आता है उसमें नंबर स्कोर करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि हम लिखे कैसे, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम लिखे कैसे। तो कि भाई लिखता तो हर कोई बंदा है, जो इतने 10,000 मतलब इतने लोग जो मेंस में बैठेंगे सभी लिखेंगे ना, लेकिन कि भाई कौन उसमें से पास होने वाला है ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कैसे लिख रहे हैं उसको, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है। तो मानसून हमारे ज्योग्राफी का वैसे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और करंट में मतलब 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में वही चल रहा है, कहीं पे ओले गिर रहे हैं, कहीं पे बारिश हो रही है, और पूरे उत्तरी भारत में इस वजह से ठंड बढ़ गई है। तो कि मैंने सोचा कि यही एक करंट का क्वेश्चन भी हो जाएगा और ज्योग्राफी का भी एक मतलब कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो ये ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने उसी तरह से बनाने की कोशिश की है। भूमध्य सागरीय चक्रवात अथवा लिखना इसको, अथवा पश्चिमी विक्षोभ क्या है तथा ये भारत को कैसे प्रभावित करते हैं, है ना। पहले मैंने राजस्थान सोचा था, बट ये राजस्थान जैसे राजस्थान में भी रबी की फसल के लिए अच्छे होते हैं, बट हम यहाँ पे पूरे भारत की बात करेंगे कि पूरे भारत को ये किस तरह से प्रभावित करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि भूमध्य सागरीय चक्रवात क्या है और कहाँ से आते हैं, किस तरह से इंडिया में प्रवेश करते हैं, और क्या यह भारत के मौसम पे प्रभाव डालते हैं तो कैसे डालते हैं, ये एक्सप्लेन करना अपन को, है ना। बनाने को छोटा भी बना सकती थी मैं 50 वर्ड्स का, लेकिन मेरे को लगा कि अब अगर बना ही रहे हैं तो पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर देते हैं, ताकि आप लोगों का अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, मतलब जो मानसून वाले क्वेश्चन है ना, इसमें 100% संभावना बड़ा क्वेश्चन आने की रहती है, क्योंकि मैटर बहुत होता है लिखने के लिए, ठीक है। तो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाने की मैंने कोशिश करी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भूमध्य सागरीय चक्रवात, देखो पहले आपको स्थिति दिखा देती हूँ। ये है, ये अफ्रीका, यूरोप, समझ ही रहे होंगे आप मैप, तो ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया से इधर पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ये हमारा मतलब भूमध्य सागर है, ठीक है। आप सबको पता भी होगा ये हमारा भूमध्य सागर है। अब इस भूमध्य सागर में से चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और ये जो मैप दिया हुआ है इसमें सेम एग्जैक्ट मतलब भूमध्य सागरीय चक्रवातों की स्थिति दिखाई गई है कि यहाँ से शुरू होते हैं। देखो ये यहाँ से शुरू होते हैं, फिर यहाँ चलते हैं, मतलब ग्रीस भूमध्य सागर में से उत्पन्न हो रहे हैं, फिर ग्रीस में, टर्की में, सीरिया में। तबीयत सही नहीं हो रही, गला पूरी तरह से जाम हो रहा है, तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो बिल्कुल ही नहीं बोला जा रहा, इसलिए थोड़े वीडियो भी मैं कम बना पा रही हूँ। सीरिया के बाद में इराक के बाद में ईरान के बाद में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अपना उत्तरी भारत, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी मतलब स्थिति है, यहाँ पे ये चक्रवात ऐसे ऐसे प्रवेश करते हैं और यहाँ तक आते आते लगभग कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागर की स्थिति मैंने दिखा दी। इसके साथ ही दो सागरों का और नाम आएगा कि भूमध्य सागर से पानी लेके चलते हैं, साथ ही रास्ते में इनके ब्लैक सी पड़ता है, ये आप देख रहे हो जो ब्लैक सी पड़ता है, और एक और कैस्पियन सी पड़ता है, यहाँ से भी ये पानी लेते हुए चलते हैं, ठीक है। सॉरी।
तो यहाँ से पानी लेते हुए चलते हैं तो इनको मतलब आर्द्रता बीच बीच रास्ते में प्राप्त होती रहती है, और भारत तक आते आते मतलब थोड़ी सी भारत के उत्तरी इन इन इलाकों में बारिश करके इनकी आर्द्रता लगभग ख़त्म हो जाती है, इसलिए उत्तरी भारत में ही इससे बारिश हो पाती है। ठीक है, तो स्थिति आपने देख ली। अब हम शुरू करते हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवात एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा, ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ी है तो भी आप मतलब 10th तक तो नहीं आता, वैसे 11th की ज्योग्राफी में तो है चक्रवात। चक्रवातों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक बहिर उष्ण कटिबंधीय या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, है ना। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो वो होते हैं जो 0 से 23-23.5 डिग्री के मध्य मतलब उष्ण कटिबंध में आते हैं, और बहिर उष्ण मतलब उष्ण कटिबंध से बाहर आने वाले चक्रवात। ठीक है, तो भूमध्य सागर भी शीतोष्ण कटिबंध में ही पड़ता है, इसलिए इन चक्रवातों को भी क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, जिनका जन्म भारत के पश्चिम में स्थित भूमध्य सागर में होता है, भारत में नहीं होता है। भारत के पश्चिम की तरफ स्थित है भूमध्य सागर, है ना। देखो, इसीलिए इनको पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं। ये है पश्चिमी दिशा और ये है पूर्वी दिशा। तो भूमध्य सागर क्योंकि भारत के पश्चिमी तरफ पड़ता है, इसलिए यहाँ उत्पन्न होते हैं ये, और हमारे इंडिया में पश्चिम की तरफ से ही प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें हमारे लिए पश्चिमी विक्षोभ भी बोला जाता है। ठीक है, हिमालय के उत्तर में, ये तो सबसे पहले हमने बता दिया कि भाई जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की श्रेणी में आते हैं, और इनका जन्म भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है उनमें इनका जन्म होता है। मतलब भूमध्य सागर में लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है तो हवाएं आकर्षित होती है और यहाँ पे एक चक्रवात का जन्म होता है। ठीक है, अब चक्रवात का जन्म तो हो गया भूमध्य सागर के अंतर्गत अंदर। ठीक है, अब वो भारत में प्रवेश कैसे करते हैं, नेक्स्ट लाइन मैंने वो लिखी है कि हमारे जो हिमालय है, हमारे उत्तर में जो हिमालय है, हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, तिब्बत और चीन के धरातल से 606 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली पछुआ जेट स्ट्रीम के साथ ये भारत में प्रवेश करते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि ये हमारा हिमालय, जो ये ब्राउन कलर से ये बनाया हुआ ना, ये हमारा हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय के ऊपर दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ पे क्षोभ मंडल में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में क्या है, हमेशा मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ एक मतलब बहुत ही ताकतवर पवनें चलती हैं, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, है ना। मोस्टली इनकी ये हिमालय से ऊपर ही होती हैं। हाँ, कुछ मौसम ऐसा होता है जब ये हिमालय से उतरकर मध्य भारत तक आ जाती है, लेकिन मोस्टली इनकी स्थिति हिमालय से ऊपर की तरफ ही होती है। यहाँ पे जेट स्ट्रीम पवनें चलती है और जेट स्ट्रीम में कौन सी, पछुआ जेट स्ट्रीम, जिनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। तो जो पछुआ जेट स्ट्रीम यहाँ चल रही है ना, इन पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण ये जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है, ये पछुआ जेट स्ट्रीम के साथ ही भारत में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि पछुआ जेट स्ट्रीम की दिशा भी कौन सी होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा होती है। ठीक है, तो इस जेट स्ट्रीम के साथ में यह भारत में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भूमध्य सागर में जन्म लेकर ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ। तो एक नाम तो इनका है भूमध्य सागरीय चक्रवात, क्योंकि ये भूमध्य सागर में जन्म लेते हैं और दूसरा नाम है इनका पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ क्यों बोलते हैं हम इंडिया में इनको, क्योंकि ये भारत में पश्चिम की तरफ से आते हैं और पश्चिम की तरफ से ही प्रवेश करते हैं, है ना। ये आपको मैंने दिखाई दिया। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। ये विक्षोभ अपने साथ में भूमध्य सागर के साथ ही अपने रास्ते में पड़ने वाले काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर मतलब ब्लैक सी, है ना, और कैस्पियन सागर से नमी ग्रहण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये भूमध्य सागर से ही पानी लेके वो ठेठ यहाँ तक अपने राजस्थान मतलब अपने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में इनको काला सागर मिलता है, कुछ नमी वहां से उठा लेते हैं, और रास्ते में इनको कैस्पियन सागर मिलता है, तो कुछ नमी वहां से उठा लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से उठाने के बाद में मैंने यहाँ पे देशों का नाम नहीं लिखा, आप इन देशों को भी मेंशन कर सकते हो कि भूमध्य सागर से शुरू होने के पश्चात यह ग्रीस, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बारिश करते हुए पश्चिम की तरफ से भारत में प्रवेश करते हैं ना। अगर आप मेंशन करना चाहो, 100 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके पास में है, मतलब 100 शब्दों का क्वेश्चन है, तो आप इतना मेंशन कर सकते हो, चित्र भी बना के दिखा सकते हो। ठीक है, तो यह भारत में, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि भारत में पश्चिमोत्तर से, पश्चिम उत्तर दिशा से, मतलब ना कि पश्चिम दक्षिण से, पश्चिमोत्तर से प्रवेश करते हुए
यह पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी राज्य तो कौन कौन से हैं अपने, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो हिमपात के रूप में, तथा मैदानी राज्य, मैदानी राज्य कौन से हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इनमें जल बूंदों के रूप में बारिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये पश्चिम उत्तर की तरफ से हमारे देश में प्रवेश करते हैं तो 3 तो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ऑब्वियसली पहाड़ी राज्यों में इनसे ओले पड़ते हैं, ठीक है, हिमपात हो जाता है। और जो हमारा राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली है, यहाँ पे इनसे जल बूंदों के रूप में, मतलब आप देख ही रहे हो आजकल जो बारिश आ रही है वो इसी की वजह से आ रही है, और कभी कभी क्या हो जाता है, इसकी वजह से ओले भी गिरने लगते हैं, ठीक है। तो जल बूंदों के रूप में वर्षा करते हैं। यह वर्षा पूर्वी भारत की तरफ कम होती जाती है, परंतु विक्षोभ में अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो यह वर्षा बिहार तक भी होती है। नॉर्मली तो दोस्तों पश्चिमी भारत में ज़्यादा वर्षा होती है, पूर्व की तरफ आते आते क्योंकि आर्द्रता खत्म होने लगती है ना पश्चिमी विक्षोभ के पास में। तो क्या होता है कि बिहार तक तो क्या होता है कि मतलब पूर्व की तरफ इसमें आते आते आर्द्रता खत्म होने लगती है, और आर्द्रता खत्म होने लगती है तो क्या होता है कि वर्षा कम होती जाती है। लेकिन कभी कभी अगर इनके पास में आर्द्रता ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो, तो पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा बिहार तक भी पहुंच जाती है, मतलब बिहार तक भी यह वर्षा करते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे इस पर प्रभाव क्या है। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ जो है हमारे लिए नॉर्मली अच्छे ही होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पहाड़ी राज्यों में तो सेब की खेती के लिए, पहाड़ी राज्य कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू, इनमें तो सेब की फसल के लिए, और मैदानी राज्यों में जैसे कि हमारा मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा हो गया, इनमें रब्बी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। हम तो, और हम इसे क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं, ठीक है। और यह हमारी फसलों के लिए तो अमृत वर्षा जैसी तो होती है। इससे क्या होता है कि फसलें, मतलब हमारा गेहूं का दाना जो होता है ना, रब्बी में हम कौन सी फसल उगाते हैं, गेहूं चनाई तो उगाते हैं, तो हमारा जो गेहूं का दाना होता है ना वो बहुत मोटा हो जाता है, भरवा हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब जो रब्बी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मतलब हवा चल जाए या फिर ओले गिर जाएँ तो फसल ख़राब भी हो जाती है, बट अगर सामान्य वर्षा होती है जैसे पिछले 3 दिनों से हमारे यहाँ पे हो रही है बिना कि मतलब ओलों के, सिंपल जो वर्षा हो रही है वो हमारी फसल के लिए अमृत का काम कर रही है। और हमारे किसान भाई जो हैं, और हम सब भी किसान ही हैं यार, मीडियम फैमिली वाले सब किसान ही होते हैं, तो वो सब खुश हैं कि हमारी रब्बी की फसल के लिए ये जो वर्षा है बहुत अच्छी है। और सेब की खेती के लिए भी यह फसल अच्छी होती है, ठीक है, ये वर्षा अच्छी होती है। और जो मैप इधर बनाया हुआ था वही, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें ऐसा मैप मिलेगा नहीं, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन आए और मैप बनाने का मौका मिले तो ज़रूर से ज़रूर चिपका देना मैप, चाहे आप कितना भी गंदा बनाते हो, उनको कोई मतलब नहीं होता आपने क्या सफाई दिखाई है क्या नहीं दिखाई। आपको बस ये दिखाना है कि ये इंडिया और ये मेडिटेरेनियन सी है, और बीच में काला सागर, कैस्पियन सागर पड़ रहा है, और इधर से यूँ चलते हुए भूमध्य सागरीय चक्रवात यूँ आ रहे हैं और इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बारिश कर रहे हैं, है ना। आपको बस ये दिखाना है, तो मतलब जल्दी से, मतलब तुरंत पेन रुकना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया ये सही हो गया, कुछ भी हो, लेकिन एक छोटा सा मैप बना देना। और जहाँ तक अगर टाइम लगे आपको थोड़ा सा, कि टाइम है तो थोड़ा सा बाउंड्री उसके खींच के ऐसे हेडिंग ज़रूर डाल देना कि आपने मैप में क्या दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का भूमध्य सागरीय चक्रवात। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेन सेंस फॉर राइटिंग आपकी कहीं ना कहीं मदद कर रही होगी। और आप में से जैसे कि मैंने एनसीईआरटी वाली सीरीज़ चलाई थी, तो उनके मैसेज थे कि मैम एनसीईआरटी कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों मतलब स्कूल के बाद में इतना ही टाइम मिल पाता है कि एक लेक्चर, खुद की पढ़ाई भी तो होती है ना, तो एक लेक्चर बना पाऊँ। संडे को टाइम मिलेगा तो मैं 4-5 लेक्चर एनसीईआरटी के साथ ही बना दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और अगर लगता है आपको मदद लायक है तो शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है। बाकी थैंक यू सो मच।